हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने कैश फ्लो स्टार्ट किया था और होपफुली आपको फर्स्ट वीडियो समझ में आया होगा। तो देखें एक बारी, हमने लास्ट क्लास में कैश फ्लो का बेसिक मीनिंग ऑफ CFS, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन CFS, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड्स थे। हमने बात करी थी कि डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है और इनडायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस में था। इसके बाद हमने स्टार्टिंग में कैश फ्लो की एक्टिविटीज़ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में डिफरेंशिएट करना सीखा था। आपको मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सारी वो एक्टिविटीज़ आती थी विच आर प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम्स, मतलब जो आपके बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है रेगुलर डे टू डे वर्क के लिए, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ था। अगर आपके पास फंड्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं और आप उनको कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं बदले में कुछ रिटर्न अर्न करने के लिए, तो दैट आर कॉल्ड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अगर आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है जिससे आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ फर्क आए, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। और ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे कैश का ना तो कोई इनफ्लो होता है ना आउटफ्लो होता है, बेसिकली वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होती थे, जो कैश या फिर कैश के ऑलमोस्ट इक्वल होते थे, दैट आर कॉल्ड एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओके, लास्ट क्लास में हमने कुछ एक्टिविटीज़ को डिफरेंशिएट करना सीखा था, कुछ ट्रांजैक्शंस को डिफरेंशिएट करना सीखा था ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग में। ओके, ये सब करने के बाद आज हम चलेंगे आगे, तो रेडी हो जाइए फटाफट। अब हम आ रहे हैं एडजस्टमेंट्स पर। नॉर्मली बच्चों को एडजस्टमेंट्स समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट आई होप हम लोग ट्राई करेंगे इनको इन डेप्थ समझने के लिए, तो आपको काफ़ी आसान रहेगा। लेकिन एक डिस्क्लेमर आप लोगों के लिए प्लीज़, आप कोई भी इस एडजस्टमेंट्स का रट्टा नहीं लगाएंगे, आप इसको समझने का कोशिश करेंगे और कमेंट बॉक्स में रिप्लाईज भी करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। बहुत ही ईजी है, आपको पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगेगा और जब समझ में आएगा तो शायद समझने में और ईजी रहेगा। ओके, देखिए, तो पहली हेडिंग देख लीजिए इसका, नो नीड टू लर्न द ट्रीटमेंट्स। आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ एक बार समझने की ज़रूरत है। ओके, हाँ, तो जब भी आप ये शुरू करें कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप हमेशा बैलेंस शीट शेड्यूल 3 जो है उसके हेड सब हेड्स को एक बार ज़रूर ध्यान में रखें। हम लोग भी इसकी डिटेल्ड वीडियो जल्दी ही लाने वाले हैं, तो आपको उससे भी काफ़ी क्लैरिटी मिलेगा। बट मैं अभी शुरुआत में आपको धीरे धीरे समझाना शुरू करता हूँ, ऑल्दो आपने नहीं भी समझा होगा तो भी आप रिलेट कर पाएंगे धीरे धीरे। ओके, तो ये एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है जिसको हमने लिया था शेड्यूल 3 से, जो आपके सिलेबस में है पूरा, जो आपकी थर्ड बुक के फर्स्ट चैप्टर में आपको दिखता है, जिसमें सारे हेड सब हेड्स आपको दिए हुए हैं। तो हम एक एक हेड को सेपरेटली धीरे धीरे कवर करेंगे और उनके एडजस्टमेंट्स पे आराम से बात करेंगे। तो देखते हैं, आइए। सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखिए, जितनी भी वैल्यूज़ आपको विद इन द बैलेंस शीट दी हो, जितनी वैल्यूज़ आपको बैलेंस शीट के अंदर दी हुई है, उन सभी का ट्रीटमेंट आप हमेशा कैश फ्लो में वंस करेंगे, एक ही बार करेंगे आप उसको। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि ऑलरेडी वो एक बारी कैश फ्लो में बैलेंस शीट में आ चुका है, तो सेकंड पोस्टिंग आपको ध्यान था हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स डबल एंट्री बुक कीपिंग पे चलती है, तो एक बार जो ट्रांजेक्शन आप पहले कहीं पोस्ट कर चुके हैं उसको आप दोबारा एक ही बार पोस्ट करते थे। तो और जितनी भी एडजस्टमेंट्स आपको बैलेंस शीट के आउटसाइड दी होगी, आप हमेशा उनको ट्वाइस पोस्ट करते हैं। ये नॉर्मल सिनेरियो है जिसमें आप फॉलो करते हैं। आइए हम एक एक से शुरू करते हैं। हम नोट नंबर 1 पे चलते हैं, शेयर कैपिटल। आज हम दो चीज़ें कवर करेंगे, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, जिससे नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 कवर होगा। ओके, आई होप आप ये साथ में नोट करते जाएंगे और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर इनका रिप्लाई कीजिएगा, तो बेटर है। ओके, तो देखिए नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल। हम शेयर कैपिटल से शुरुआत कर रहे हैं। शेयर कैपिटल का मतलब आपको याद ही होगा, जब भी हमारी कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो फंड्स रेज करने का एक सबसे वन ऑफ द बेसिक तरीका है शेयर कैपिटल, जिसमें कंपनी लोगों को शेयर इशू करती है। इन शॉर्ट हमने बात करी थी, लोगों से पैसा लेती है कंपनी और कंपनी उनके बदले में शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है। ओके, हम मैं एक बार आपको वापस से इसको रिकॉल भी करा देता हूँ, प्लीज़ फटाफट देख लीजिए आप। जैसे ही हमारी कंपनी थी बी लिमिटेड, ये बी लिमिटेड एक कंपनी थी और उसने लोगों से पैसा रिसीव करा, जिनको हम शेयर होल्डर्स बोलते थे। आई होप आपको ध्यान होगा, इनको हम शेयर होल्डर्स बोलते थे। ये कंपनी को फंड्स देंगे और कंपनी इन रिटर्न इन लोगों को शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी। ओके, शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी, इसको बोलते हैं शेयर इशू करना। तो कंपनी के लिए कौन सी एक्टिविटी होती थी आपको ध्यान होगा, क्योंकि कंपनी को पैसे रिसीव हो रहे हैं, उनको पैसों की जरूरत थी, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। ओके, क्या शेयर होल्डर जो ये पैसे देते हैं इनके बदले में इस पर कुछ रिटर्न भी मिलता है उनको? जी हाँ, उस रिटर्न को हम बोलते हैं डिविडेंड। दैट रिटर्न इज कॉल्ड डिविडेंड। कंपनी इन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। ओके, डिविडेंड का मतलब क्या है? लेट सपोज अज्यूम कीजिए मैंने किसी एक कंपनी का शेयर परचेज कर लिया, मैं एक शेयर होल्डर हूँ और मैंने किसी कंपनी से एक शेयर परचेज कर लिया, तो कंपनी के पास वो पैसे पहुँच जाते हैं जो उनको रिक्वायरमेंट होती है और शेयर होल्डर के पास उसको कंपनी का शेयर मिल जाता है।
जैसे जैसे समय समय पर इसकी वैल्यू बढ़ेगी, मेरा भी वेल्थ क्रिएट होता रहेगा, और बदले में कंपनी मुझे हर साल, नॉर्मली हर साल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, रिटर्न जो देती है उसको आप क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ओके, तो इन शॉर्ट कंपनी के पास फंड्स आ चुके हैं, शेयर इशू हो चुका है, तो कंपनी के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और जो कंपनी उस पर डिविडेंड पे करती है शेयर होल्डर को, वो भी कौन सी एक्टिविटी होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जिसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में बात करी थी। ओके, तो एग्जाम में हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स देखने के लिए मिल सकती है हमको। आइए हम इजी टू हार्ड धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने सारी एडजस्टमेंट्स को ABCDEFGHI ऐसे लेवल अलग अलग कर दिए, हम इंडिविजुअली एक एक एडजस्टमेंट्स पर बात करेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट देखिएगा, फर्स्ट एडजस्टमेंट, जब भी आप कैश फ्लो का क्वेश्चन शुरू करें तो मेरा आपसे सबसे पहला ये सजेशन है, प्लीज़ आप इसको हमेशा डेट्स को ध्यान से पढ़ें, बैलेंस शीट की डेट्स को। जैसे हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा दिया हुआ है, जो हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं उसमें करंट फाइनेंशियल ईयर है 2022 एंड 2023, दैट इज ये स्टार्ट होता है ऑन 1 अप्रैल 2022 और एंड होता है 31 मार्च 2023। तो देखें, इक्विटी शेयर कैपिटल फर्स्ट दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल, जल्दी से बताइए फटाफट। इस साल के शुरू में कंपनी कितने रुपए के शेयर इशू कर चुकी थी अब तक? कंपनी 31 मार्च 2022 को 2 लाख रुपीस के इक्विटी शेयर्स इशू कर चुकी थी, और इस साल के एंड में कंपनी के टोटल शेयर्स कितने इशू हो चुके हैं? 3 लाख रुपीस। तुषार, यहां तक आवाज आ रही है इसकी? बंद कर दें। हाँ, तो कंपनी इस साल के शुरू तक कितने रुपए के शेयर्स इशू कर चुकी है? 2 लाख रुपीस के, और इस साल के एंड तक कितने रुपए के शेयर्स इशू हो चुके हैं? 3 लाख। तो जल्दी से बताइए फटाफट, इस साल कंपनी ने कितने रुपए के नए शेयर्स और इशू कर दिए होंगे? हाँ, 1 लाख रुपए के शेयर इशू कर दिए होंगे। तो देखें, हम इसके आंसर्स भी साथ साथ नोट करते हैं। सॉल्यूशन, ये हम इसके सॉल्यूशन भी साथ साथ नोट करते हैं, आप लोग भी ये नोट कर रहे होंगे आई होप। ओके, लेकिन रट्टा नहीं लगाना है हमें, हम समझ के काम करेंगे। ए पार्ट देखें, तो कंपनी ने कितने रुपए के शेयर इशू कर दिए अब तक? 2 लाख रुपीज के, और इस साल के एंड तक 3 लाख रुपीज के शेयर इशू हो चुके हैं। दैट मीन्स इस साल में कितने शेयर इशू हुए होंगे? 1 लाख रुपीज के। और शेयर इशू करने का मतलब आप जानते हैं, कंपनी ने लोगों को शेयर दिया है और बदले में कंपनी को पैसा मिला है, तो ये कौन सी एक्टिविटी होगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो आप क्या करेंगे, इसको ए पार्ट में आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसको शो करेंगे, किस नेम से? इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, और इसका अमाउंट कितना आएगा? ₹1 लाख, वो भी पॉजिटिव में। पॉजिटिव में क्यों? बड़ी ही सिंपल सी बात है, क्योंकि कंपनी शेयर इशू कर रही है तो कंपनी को फंड्स रिसीव हो रहा है, उसके पास पैसों का इनफ्लो हो रहा है, तो ये पॉजिटिव आइटम है। ओके, बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट आइए ध्यान से पढ़ते हैं। बी पार्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल वापस देखें, पहले कितना था? इक्विटी शेयर कैपिटल हमको बता रखा है कि पहले हमारे पास अब तक 1,50,000 रुपीज के शेयर्स इशू हो चुके थे, 1.5 लाख रुपए के शेयर इशू कंपनी कर चुकी थी। ओके, और इस साल के एंड तक कितने शेयर्स इशू हो चुके हैं? इस साल के एंड तक 2 लाख रुपीस के शेयर इशू हो चुके हैं। 2 लाख रुपीस के शेयर इशू हो चुके हैं। ओके, तो इस साल कंपनी ने कितने नए शेयर्स इशू कर लिए? इस साल कंपनी ने इशू कर लिए नए 50,000 रुपीस के शेयर्स। तो ये अगेन कौन सी एक्टिविटी होगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि कंपनी को फंड्स की जरूरत थी और कंपनी के पास फंड्स आ गया। तो ये कौन सी एक्टिविटी होगी? ये होगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और इसका नाम क्या होगा? इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, और इसकी अमाउंट कितनी होगी? ₹50,000, वो भी पॉजिटिव में। वो भी पॉजिटिव में। पॉजिटिव क्यों? अगेन क्योंकि कंपनी के पास फंड्स रिसीव हो रहे हैं, इसलिए उनके पास पैसा आ रहा है, तो आप इसे पॉजिटिव में दिखाएंगे। ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं। सी पार्ट, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कुछ बच्चों को मन में डाउट आ सकता है, ये 10% क्या होता है? हाँ, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा इसका आंसर भी, मैं भी साथ साथ आपको बताता हूँ। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आपको ध्यान होगा शेयर्स दो प्रकार के हो सकते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स पे कितना डिविडेंड मिलेगा ये पहले से प्री डिटरमाइंड नहीं होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स पे कितना डिविडेंड मिलेगा ये आपको पहले से डिटरमाइंड होता है। क्योंकि ये 10% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इसका मतलब इन पर 10% का प्रेफरेंस डिविडेंड आपको मिलने वाला है। ओके, क्या ये पहले से डिसाइड हो जाता है? जी हाँ, ये कंपनी जब शेयर इशू करती है तो उसी टाइम पे डिसाइड कर लेती है कि कितना % प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड होगा। तो ये 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो इस पर 10% का डिविडेंड रेट रहेगा। ओके, पहले हम 10% के डिविडेंड रेट पे डिस्कशन थोड़ा बाद में करेंगे, अभी हम पहले शेयर कैपिटल पे चलते हैं। तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, पहले हमारे पास कितने रुपए के शेयर थे?
5 लाख रुपीस के शेयर्स थे हमारे पास, 5 लाख रुपीस के। अब तक इस साल को शुरू होने से पहले तक कंपनी 5 लाख के शेयर इशू कर चुकी थी, और इस साल के एंड तक कितने शेयर्स बचे हुए हैं? सिर्फ 3 लाख रुपए के शेयर बचे हुए हैं। इसका मतलब 2 लाख रुपए के शेयर को कंपनी ने क्या करा? रिडीम कर दिया। मतलब जो पैसे वापस लिए थे उनसे, अब उनको रिटर्न कर दिए, रीपे कर दिए। दिस इज कॉल्ड एज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कौन सी एक्टिविटी होगी? आप याद कीजिए, अगर शेयर इशू करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी थी, तो शेयर का रिडम्पशन करना भी क्या होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए सी पार्ट का आंसर लिख लेते हैं। सी पार्ट अगेन एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और इसका आप नाम क्या लिखेंगे? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडम्पशन का मीनिंग आपको याद होगा, रीपेमेंट। रीपेमेंट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और इसमें अमाउंट कितना आएगा? क्योंकि आपने 5 लाख रुपए के शेयर इशू करे हुए थे और ईयर एंड पर सिर्फ 3 लाख रुपए के शेयर बचे हुए हैं, इसका मतलब 2 लाख के शेयर आपने रिडीम कर दिए हैं। और रिडम्पशन के टाइम जब आप पैसा रीपे करेगी कंपनी वापस, तो कंपनी के पास से पैसा जाएगा आउटफ्लो। तो अब इसको -2 लाख रुपीज से शो करेंगे। माइनस क्यों दिखा रहे हैं? माइनस हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये आउटफ्लो ऑफ कैश है, आपके पास से कैश जा रहा है। नेक्स्ट, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पहले हमारे पास 3 लाख रुपीज के प्रेफरेंस शेयर्स थे। ध्यान से देखें, पहले हमारे पास 3 लाख रुपीस के प्रेफरेंस शेयर थे। अभी सिर्फ 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर बचे हुए हैं। तो 2 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर कहाँ गए? फटाफट से रिप्लाई कीजिए। जी हाँ, हमने ये प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दिए होंगे। तो आइए डी पार्ट को भी लिख लेते हैं। डी पार्ट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्लीज आप ये साथ साथ नोट कर लीजिएगा ताकि आपको फर्दर रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और ये वापस फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। शेयर इशू करना, शेयर रिडीम करना, दोनों फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और अमाउंट कितना आएगा इसमें? अमाउंट आएगा 3 लाख के इशू हो चुके थे, अब सिर्फ 1 लाख के बचे हुए, तो 2 लाख रुपीस के शेयर्स हमने रिडीम कर दिए थे। तो अगेन ये -2 लाख रुपीस से आप इसकी एंट्री पोस्ट कर देंगे। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा और दिक्कत नहीं आ रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत रहे या कुछ प्रॉब्लम फेस हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम आपको वापस ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट, ई पार्ट पे देखते हैं। आइए, ई पार्ट में अब हमसे पूछ रहा है प्रपोज डिविडेंड। देखिए, ये हमसे बोलता है प्रपोज डिविडेंड का क्या। अब ये प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, पहले आप हमें इसका मतलब समझाइए। प्रपोज डिविडेंड का मतलब क्या है? मैंने कहा ठीक है, प्रपोज डिविडेंड का मतलब देखते हैं। आइए हम लोग पहले प्रपोज डिविडेंड का मीनिंग समझ लेते हैं, क्योंकि टर्म्स बार बार रिपीट होंगे, तो बेटर ये है कि हम इसको एक बार में समझ लेते हैं। ओके, देखिए हमने बात करी थी डिविडेंड का मतलब क्या होता है। डिविडेंड, डिविडेंड, मान लीजिए हमारी कंपनी थी बी लिमिटेड। इस बी लिमिटेड ने लेट सपोज सारे खर्चे माइनस करने के बाद, सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद टोटल लेट सपोज 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाया। 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाया। अब इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसका ये कुछ पार्ट डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है शेयर होल्डर्स को, डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है शेयर होल्डर्स को, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, इसमें से कुछ पार्ट ये रिटेन्ड अर्निंग्स के फॉर्म में अपने पास रख सकती है। रिटेन्ड अर्निंग्स के फॉर्म में अपने पास रख सकती है। आई होप आप समझ रहे होंगे। मतलब क्या, कंपनी ने 1 लाख रुपए कमाया, अब इसमें से कुछ भाग वो रिटर्न के फॉर्म में शेयर होल्डर को दे सकती है, जो उन्होंने पैसा कंपनी को दिया था उस पर कुछ कमा करके कंपनी उसे वापस दे रही है, जिसे आप डिविडेंड बोलते हैं। या इसका कुछ भाग अपने पास में रख सकते हैं फ्यूचर कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी को और बढ़ाने के लिए, नए प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाने के लिए रिटेन्ड अर्निंग्स के फॉर्म में इसको रखा जा सकता है। ओके, तो अब ये डिविडेंड का मतलब क्या है। देखिए, हम पहले हल्का सा प्रोसीजर बना लेते हैं कि डिविडेंड कैसे दिया जाता है कंपनी के थ्रू। 2 टर्म्स आपको यूज होंगे। देखिए, एक होता है प्रपोज्ड डिविडेंड, एक होता है प्रपोज्ड डिविडेंड, और एक टर्म होता है डिविडेंड डिक्लेयर्ड। इनका क्या मतलब है? आइए, जब भी कंपनी डिविडेंड इशू करती है, जब भी कंपनी डिविडेंड देती है शेयर होल्डर्स को, सबसे पहले ये डिविडेंड कौन अप्रूव करता है? क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं? डिविडेंड कितना % कंपनी देगी, ये कौन डिसाइड करता है? इसको डिसाइड करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट की टीम, जिसे हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम बोलते हैं, ये डिसाइड करती है। मान लीजिए होता क्या है, एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि लेट सपोज इस साल कंपनी 15% डिविडेंड देगी।
कंपनी 15% डिविडेंड देगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा कि इस साल कंपनी 15% डिविडेंड दे सकती है। तो क्या इस मात्र से, खाली इस बात से डिसाइड करने से कि कितना परसेंट दे सकते हैं, क्या ये डिविडेंड देने लायक हो गया? जी नहीं, अभी नहीं। अभी डायरेक्टर्स ने सिर्फ प्रपोज करा है कि क्या हम इतना डिविडेंड दे दें, हमें 15% डिविडेंड दे सकते हैं। अब इसे अप्रूव करना किसके हाथ में होगा कि अगर ये डिविडेंड देना है या नहीं देना, ये डिसाइड करता है शेयर होल्डर। एक इक्विटी शेयर होल्डर डिसाइड करता है कि इतना डिविडेंड फाइनली दे सकते हैं या नहीं। ओके, तो जब इस डिविडेंड को डायरेक्टर्स प्रपोज करते हैं तो इसको आप क्या बोलते हैं? प्रपोज डिविडेंड। लेकिन जब ये डिविडेंड प्रपोज होने के बाद शेयर होल्डर भी इसे अग्री कर देते हैं, शेयर होल्डर भी हाँ कर देते हैं कि जी हाँ, आप 15% का डिविडेंड दे दीजिए, बिल्कुल ठीक बात है, तो ये क्या बन जाता है? डिविडेंड डिक्लेयर्ड। डिविडेंड डिक्लेयर्ड। आई होप आप मतलब समझ रहे होंगे। इसका मतलब इन शॉर्ट क्या बोलना चाहते हैं हम ये बोलना चाहते हैं, पहले डायरेक्टर्स बोलते हैं कि इतना डिविडेंड दे सकते हैं, अगर इसी बात को शेयर होल्डर भी हाँ कर दें, मतलब प्लस इसी बात को शेयर होल्डर भी हाँ कर दें, तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है डिविडेंड डिक्लेयर्ड। लेकिन व्हाट इफ डायरेक्टर्स ने कहा इतना डिविडेंड दे दो, पर शेयर होल्डर जो है वो बाद में डिसअग्री कर जाता है कि डिविडेंड नहीं देंगे, तो उसको आप क्या बोलते हैं? या डिविडेंड अभी तक कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ है कि देना है या नहीं देना है, शेयर होल्डर ने कुछ भी नहीं बोला है, तो उसे कहा जाता है प्रपोज्ड डिविडेंड। ओके, ये तो हम समझ गए हैं। क्या आप इसका मतलब आपको क्लियर है? प्लीज जरूर इसको रिप्लाई कीजिएगा। ओके, हाँ जी, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इन दोनों टर्म्स का यूज क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट में? बड़ा ही सिंपल सा बात है, आप इनका नेचर समझिए। प्रपोज डिविडेंड को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 AS4 के हिसाब से कंटिंजेंट लाइबिलिटी माना जाता है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी, जी हाँ, आपने कंटिंजेंट लाइबिलिटी जरूर शुरू से सुना होगा कभी। द लाइबिलिटी विच मे और मे नॉट अराइज डिपेंडिंग अपॉन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, मतलब ये पैसा देना भी पड़ सकता है और नहीं भी देना पड़ सकता है। ये कौन डिसाइड करेगा? ये किसी इवेंट के ऊपर डिसाइड होगा। जैसे यहाँ पर ये डायरेक्टर का जो डिविडेंड कंपनी देना चाह रही है, ये डिविडेंड देना होगा या नहीं देना होगा, ये कौन डिसाइड करेगा फाइनली? शेयर होल्डर। अगर शेयर होल्डर हाँ भरता है, हाँ करता है, तो ये डिविडेंड देना होगा, और अगर ये शेयर होल्डर ना कहता है कि डिविडेंड नहीं देना है, तो कंपनी ये डिविडेंड नहीं देगी। तो ऐसे लाइबिलिटी को आप क्या बोलते हैं? कंटिंजेंट लाइबिलिटी। तो प्रपोज डिविडेंड इज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। हाउएवर डिविडेंड डिक्लेयर्ड कौन सी लाइबिलिटी होगी? डिविडेंड डिक्लेयर्ड, क्योंकि अब ये फाइनल हो चुका है, शेयर होल्डर भी कहता है कि हाँ जी डिविडेंड दे देने चाहिए, तो इसको आप बोलते हैं करंट लाइबिलिटी, क्योंकि नेक्स्ट 30 डेज के अंदर किसी भी तरह से पे करना ही होगा। नेक्स्ट 30 डेज के अंदर कंपनी बाउंड है ये डिविडेंड देने के लिए, तो अब ये करंट लाइबिलिटी बन चुका है। ओके, आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। ओके, तो एक बार और फाइनल इसको समराइज कर लेते हैं। तो हमने डिविडेंड को दो तरीके से बात करा। डिविडेंड हमने कहा एक होता है प्रपोज्ड डिविडेंड और एक होता है डिविडेंड डिक्लेयर्ड। Proposed dividend is a dividend which is proposed by directors, board of directors ने कहा है कि डिविडेंड दे देना चाहिए, लेकिन शेयर होल्डर्स ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा। ऐसे डिविडेंड को आप क्या ट्रीट करते हैं? कंटिंजेंट लाइबिलिटी। क्या ये लाइबिलिटी बैलेंस शीट में आपको दिखेगी? जी नहीं, कंटिंजेंट लाइबिलिटी कभी भी बैलेंस शीट के अंदर हमें नहीं दिखती है। और डिविडेंड डिक्लेयर्ड का मतलब क्या है? डिविडेंड डिक्लेयर्ड के दो मतलब हैं कि पहला, ये डायरेक्टर्स ने प्रपोज करा है, प्रपोज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जी हाँ, एंड साथ ही साथ किसने इसको अप्रूव कर दिया है? शेयर होल्डर्स ने भी हाँ कह दिया है, जी बिल्कुल डिविडेंड दे देना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कौन सी लाइबिलिटी बन जाता है? ये बन जाता है एक करंट लाइबिलिटी, और ये आपको बैलेंस शीट में ज़रूर दिखेगा, क्योंकि एक लाइबिलिटी है और ये बैलेंस शीट में ज़रूर विजिबल होगा। आई होप आप ये बात समझ गए यहाँ तक। ओके, हम इसका मतलब तो समझ गए, लेकिन कैश फ्लो में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? मैंने कहा अभी देख लेते हैं कैश फ्लो में क्या ट्रीटमेंट होगा। देखें तो आइए ऊपर और एक बार समझ लेते हैं। मैं एडजस्टमेंट नंबर ई में क्या लिखा था? ई एडजस्टमेंट में लिखा था प्रपोज डिविडेंड फॉर 2021-22 फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 1 लाख रुपए का था, और फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 2,25,000 रुपीज़ का डिविडेंड हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या कहा गया? प्रपोज डिविडेंड जो है वो 2021-22 यानी इस फाइनेंशियल ईयर से पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रपोज डिविडेंड था? 1 लाख रुपीज। ओके, और इस साल में प्रपोज डिविडेंड कितना है? 2,25,000।
मैंने कहा इसका मतलब हम थोड़ा सा एक बार और समझ लेते हैं, बस छोटी सी बात बच रही है, आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी फोकस मत हटाइएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। कंपनी कहती है कि पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड 21-22 का था 1 लाख रुपीज। प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर, पिछले साल को हम क्या कह सकते हैं, प्रीवियस ईयर, और इस साल को हम क्या कहेंगे, करंट ईयर। हमारे इस क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर हमने लिया हुआ है 2021-22 और करंट ईयर है 2022-23। ओके, प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का कितना अमाउंट था, 1 लाख रुपीज, और करंट ईयर का कितना है, 2,25,000 रुपीज। तो इससे क्या मतलब समझ में आता है, आप इसका मतलब जरूर ध्यान कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, जो कंपनी ने इस साल कहा है, कंपनी ने इस साल कहा है कि हम इस साल 2,25,000 रुपए का डिविडेंड देंगे, ये किसने कहा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। अभी शेयर होल्डर्स ने हाँ नहीं कही है। आपको याद होगा प्रपोज डिविडेंड का मतलब क्या था, प्रपोज डिविडेंड इज अ डिविडेंड विच इज प्रपोज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। प्रपोज्ड का मतलब कि उन्होंने अभी सिर्फ कहा है कि इतना डिविडेंड दे सकते हैं, ये डिसाइड नहीं हुआ है कि इतना डिविडेंड दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो देखिए, पिछले साल डायरेक्टर्स ने कहा था 1 लाख का डिविडेंड दे सकते हैं, और इस साल डायरेक्टर्स ने कितना कहा है, 2,25,000 का डिविडेंड दे सकते हैं। क्या कहने मात्र से ये लाइबिलिटी बन जाता है, द आंसर इज नो। क्या ये 2,25,000 रुपए कंपनी दे चुकी है, आप क्या अज्यूम करेंगे, जो इस साल आपने डिसाइड करा है, डायरेक्टर्स ने कहा है कि डिविडेंड के फॉर्म में पैसा दे देना चाहिए, क्या ये कंपनी का कैश का आउटफ्लो हो चुका है इस साल, द आंसर इज नो। क्या आपने कोई जर्नल एंट्री पास करी है, देखिए क्या कैश का फ्लो हो चुका है, जी नहीं, कैश का फ्लो तो बहुत दूर की बात है। क्या आपने कोई जर्नल एंट्री पास कर लिया जिसकी बैलेंस शीट में दिखाया है इसको, द आंसर इज नो। इस साल सिर्फ ऐसा तय बोर्ड डायरेक्टर्स ने बोला है सिर्फ कि इतना डिविडेंड दे देना चाहिए, तो क्या इतने मात्र से लाइबिलिटी बन जाता है, द आंसर इज नो। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्या इसका कैश फ्लो में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, जी नहीं। क्योंकि क्यों नहीं ट्रीटमेंट होगा, रीजन बड़ा सिंपल है, ये प्रपोज डिविडेंड है, वो भी करंट ईयर का। इस साल डायरेक्टर ने बोला है कि डिविडेंड देना चाहिए, अब ये अगले साल तय होगा कि डिविडेंड देंगे या नहीं देंगे, जब शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग होगी। अगर शेयर होल्डर्स भी हाँ बोल देंगे तो ये डिविडेंड डिक्लेयर बन जाएगा, और तब इसमें कैश का आउटफ्लो होगा। आई होप आप समझ रहे हैं। तो इस साल करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। अच्छा, ये तो क्लियर है हमको। लेकिन जो पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड है, डायरेक्टर्स ने पिछले साल कहा था कि डिविडेंड आप इस साल में दे दीजिए, तो अब इसका क्या करना चाहिए हमें, जी हाँ, अब इस साल जो पिछले साल डिविडेंड कहा गया था उसका पेमेंट हो जाएगा। ओके, तो क्या इस करंट ईयर में, जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसमें पिछले साल के डिविडेंड की भुगतान पेमेंट हो जाएगी इस साल, द आंसर इज यस। इसमें कैश का आउटफ्लो भी होगा, कैश का आउटफ्लो होगा, और कैश का आउटफ्लो होने पर जल्दी से बताइए फटाफट, अगर ये कैश का आउटफ्लो हो रहा है तो आप कौन सी एक्टिविटी बोलेंगे इसको, सोच के बताइए। शेयर इशू करना कौन सी एक्टिविटी था, फाइनेंसिंग। शेयर रिडीम करना कौन सी एक्टिविटी था, फाइनेंसिंग। और उस शेयर पे जो कंपनी डिविडेंड दे रही है बदले में शेयर होल्डर्स को, वो भी कौन सी एक्टिविटी होगा, फाइनेंसिंग। पॉजिटिव या नेगेटिव, ये एक नेगेटिव आइटम है, रीजन बिहाइंड क्योंकि आप कंपनी के पास से पैसे का आउटफ्लो हो रहा है। आई होप आप बात समझ रहे हैं। मैं इसको एक बार समराइज कर लेता हूँ, आप इस फ्लो चार्ट से इसे समझ सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए, ये हमारे 2 फाइनेंशियल ईयर है, ये हमारा प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल ईयर है 2021-22, ये करंट ईयर का फाइनेंशियल ईयर है 22-23। देखिए, पिछले साल कंपनी ने कहा था कितना डिविडेंड देंगे, पिछले साल कंपनी ने कहा था, कंपनी का मतलब अभी डायरेक्टर्स ने कहा था कितना डिविडेंड देंगे, 1 लाख रुपए सिर्फ कहा था। और इस साल कितना कहा है डिविडेंड देंगे, 2,25,000। तो मैंने आपसे कहा जो इस साल कहा है उसका पेमेंट नहीं हुआ, कोई जनरल एंट्री नहीं हुई, सिर्फ डायरेक्टर्स ने बोला है ना, ये लाइबिलिटी है, ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी है जो कि कहीं रिकॉर्ड ही नहीं होती। तो इसका कोई ट्रीटमेंट होगा, जी नहीं, नो ट्रीटमेंट, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। लेकिन जो पिछले साल कहा गया था कि इतना डिविडेंड देंगे, क्या आप ये अज्यूम कर लेंगे कि इस साल में आकर के शेयर होल्डर ने इस वाले अमाउंट को हाँ कर दिया होगा, जी हाँ दे दीजिए, बिल्कुल आप यही अज्यूम करेंगे अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो, कि शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया और ये क्या बन गया इसके बाद, डिविडेंड डिक्लेयर्ड। तो क्या इसकी पेमेंट भी हो जाएगी इस साल, जी हाँ, इसमें कैश का फ्लो भी होगा। और ये कौन सी एक्टिविटी बन जाएगा, ये बन जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जिसमें आप इसको माइनस कर देंगे। आई होप आप बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी हाँ, कुछ बच्चों का यहाँ पर ये सवाल आ सकता है कि
जब हम कैश फ्लो का फॉर्मेट पढ़ते हैं तो हम इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी कुछ करके दिखाते हैं। कुछ बच्चों का ये भी कहना है, तो मैंने कहा मैं भी इस पर दोबारा आऊँगा, जल्दी आऊँगा, बस थोड़ा सा टाइम और। लेकिन अभी के लिए हम इतना मान के चलते हैं कि आप इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो करके दिखाएंगे। ओके, आई होप क्लियर है। ओके, तो देखें अब इसका ट्रीटमेंट, हमारा आंसर क्या होने वाला है। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा सब साथ में। ओके, तो देखिए हम थे ई पार्ट पर। प्रपोज डिविडेंड फॉर 2021 एंड 22, 2021-22 मतलब पिछले साल का जो डिविडेंड था, क्योंकि हमारा करंट ईयर क्या है 2022-23, हमारा करंट ईयर 22-23 आप जान सकते हैं, 22-23 ये हमारा करंट ईयर है। ओके, तो जो पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड था 21-22 1 लाख रुपए, क्या उसको आप ये अज्यूम करेंगे कि इस साल उसकी पेमेंट हो गई होगी? जी हाँ, क्योंकि इस साल शेयर होल्डर ने उसको हाँ कर दिया होगा कि इतना डिविडेंड, अब डायरेक्टर्स ने कहा पिछले साल की 1 लाख दे देना चाहिए, उसे इस साल शेयर होल्डर कहता है हाँ दे देना चाहिए, तो इस साल कैश का फ्लो हो गया, तो कौन सी एक्टिविटी बन जाएगा? फाइनेंसिंग। लेकिन जो 2022-23 2022-23 करंट फाइनेंशियल ईयर में जिसे डायरेक्टर्स ने कहा है कि इतना डिविडेंड दे देना चाहिए 2,25,000 रुपये, क्या उसकी पेमेंट एक्चुअल में इस साल हुई होगी? द आंसर इज नो, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो आइए ई पार्ट को लिख लेते हैं हम। ई पार्ट, जो आपका प्रपोज डिविडेंड है प्रीवियस ईयर का यानी 1 लाख रुपीज़ का, उसको आप कौन सी एक्टिविटी में दिखाएंगे? द आंसर इज आप उसको दिखाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि इसमें फ्लो हुआ है तो माइनस में 1 लाख दिखाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में पैसा गया है। और किस नाम से दिखाएंगे? डिविडेंड पेड। और दूसरी बात, जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है उसका क्या करेंगे हम? जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है यानी 2,25,000 रुपीज़, इसका नो ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ कोई फ्लो नहीं हुआ, कोई जर्नल एंट्री पास नहीं हुई है। ओके, और मैंने आपसे कहा था, अभी मैं आपको वापस याद दिला देता हूँ, क्या इसका कोई ट्रीटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी होगा? देखिए, अगर आप फॉर्मेट को रटेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ऑपरेटिंग में भी इसका कोई ट्रीटमेंट होना है, और ऑपरेटिंग में इसका ट्रीटमेंट होगा भी जरूर, लेकिन अभी राइट टाइम नहीं है। आप थोड़ा सा और वेट कीजिए, मैं उस पर जरूर आऊँगा जब मैं कंप्लीट कैश फ्लो पूरा एक साथ लूँगा। अभी मैं छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स करके ले रहा हूँ, तो मैं आपको सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। बाद में मैं इसे कंबाइन करके एक पूरे कैश फ्लो में भी आपको इसका ट्रीटमेंट जरूर डिस्कस करूंगा, तब आप समझ जाएंगे कि इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम क्या करते हैं। हाँ, लेकिन इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट जरूर होगा। पर अभी हम प्रिंसिपल नेचर देख रहे हैं, ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। फाइनेंसिंग क्यों है? क्योंकि शेयर इशू करा कंपनी ने लोगों से पैसे लिए, वो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी था, तो उसकी कॉस्ट जो कंपनी बेयर करेगी, जो उस पर डिविडेंड पे करेगी, वो भी कौन सी एक्टिविटी होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आई होप आप समझ गए। ओके, नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन, इंटरिम डिविडेंड। अरे अभी तो इतनी देर तक हमने डिविडेंड समझा, प्रपोज डिविडेंड डिक्लेयर्ड, ये भी इंटरिम डिविडेंड क्या है? ये बहुत छोटी सी बात है। देखें, इसका भी ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल है। इंटरिम डिविडेंड मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए क्या होता है इंटरिम डिविडेंड, क्या डिविडेंड कितने प्रकार के होते हैं? मैंने कहा देखिए, आप ये डिविडेंड का एक मास्टर चार्ट बना लीजिए, आपको सब बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, मास्टर चार्ट बना लेते हैं हम। डिविडेंड, देखिए डिविडेंड को आप 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक डिविडेंड होता है फाइनल डिविडेंड, ओके, और एक होता है इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड किसे कहते हैं? फाइनल डिविडेंड उसे कहते हैं जो डिविडेंड कंपनी साल के एंड में देती है, साल खत्म हो जाने के बाद में देती है, आफ्टर फाइनेंशियल ईयर, उसे कहते हैं फाइनल डिविडेंड। और जो कंपनी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर देती है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल मतलब साल के बीच में, जैसे ये हमारा अगर फाइनेंशियल ईयर है तो कंपनी बीच में अगर कहीं डिविडेंड पे कर रही है साल में, उसको आप कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। लेकिन अगर आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है और कंपनी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद में किसी दिन डिविडेंड डिक्लेयर करती है, पूरा साल खत्म हो जाने के बाद, उसको आप बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। नॉर्मली ये फाइनल डिविडेंड, जैसे ये फाइनेंशियल ईयर है 22-23, हमारा करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर 22-23 था सॉरी, जिसका डेट एंड होता है 31 मार्च 2023। तो कंपनी इसकी मीटिंग कब करती है? 30 सितंबर को, नॉर्मली 30 सितंबर 2023 को, और इस दिन ये फाइनल डिविडेंड दिया जाता है।
और इंटरिम डिविडेंड ये साल के बीच में ही कभी दिया जाएगा। 2022-23 अगर फाइनेंशियल ईयर है, 22-23 फाइनेंशियल ईयर है, तो इस साल के बीच में कभी भी बीच में दिया जा सकता है। ओके, ये तो इसका मतलब था। लेकिन कैश फ्लो के पर्पज से दोनों का ट्रीटमेंट एकदम सेम टू सेम है। इसका मतलब क्या यहाँ भी प्रपोज्ड और ऐसा कुछ होगा? जी नहीं, यहाँ कोई प्रपोज नहीं है। इंटरिम डिविडेंड नॉर्मली तभी के तभी प्रपोज करके तभी के तभी पे कर दिया जाता है। इसका मतलब इसमें आपको कभी सोचने की जरूरत नहीं है कि ये प्रपोज्ड है या डिक्लेयर्ड है, ये हमेशा उसी टाइम पे हो जाता है। ओके, तो इसका मतलब इंटरिम डिविडेंड, जल्दी से बताइए, इंटरिम डिविडेंड एक नॉर्मल डिविडेंड है। कौन सी एक्टिविटी होगा ये? बिल्कुल सही बात, शेयर इशू करना, फाइनेंसिंग, और उस पर डिविडेंड पे करना भी। कंपनी शेयर इशू करती है और कंपनी ही उसके बदले में डिविडेंड देती है, तो वो भी कौन सी एक्टिविटी होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वेरी वेरी गुड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एफ पार्ट देखते हैं। एफ पार्ट अगेन एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिविडेंड पेड, और ये पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में? नेगेटिव में, क्योंकि कंपनी के पास फंड जा रहे हैं, कंपनी के पास से पैसे जा रहे हैं। 60,000 रुपीज, 60,000 रुपये पे करें, तो आप माइनस कर देंगे 60,000। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं जानता हूँ कैश फ्लो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, और हो सकता है आपने जब इसे पढ़ा हो तो शायद कोई फॉर्मेट लर्न करा हो, पर बिलीव मी, अगर आप इसे थोड़ा सा टाइम देंगे, थोड़ा सा समझेंगे, तो आपको बहुत ईजी और समझने में काफ़ी आसान रहेगा। आप ये दोनों वीडियोस को एक साथ वापस से कंबाइन करके देख सकते हैं, और स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज करके, तो जल्दी से आप इसको रिवाइज करने के लिए आपको काफ़ी इजी रहेगा। और एक बार आप इन डेप्थ इसका मतलब समझ जाएंगे तो आपका कैश फ्लो का फोबिया खत्म हो जाएगा। ओके, एफ पार्ट भी हो गया हमारा। अब हम आते हैं जी पार्ट पर। हाँ, जिसकी बात हमने पहले रोकी थी कि 10%, ये 10% जो आ रहा था, यहाँ पे 10% जो आ रहा था, इसका क्या करना है? तो मैंने कहा लीजिए, अब समझ लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस क्लीन कर लेते हैं हम यहाँ पर। ओके, डिविडेंड की बात भी आप समझ गए होंगे आई होप। ओके, देखिए जी, एफ पार्ट, जी पार्ट सॉरी। व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज टू बी डन ऑफ 10%? 10% का क्या करना है इन सी एंड डी पार्ट? सी और डी पार्ट में आपने देखा होगा कि 10% की फिगर आ रही थी, आपको याद है ना? 10% प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी के साथ ये परसेंट आपको कभी नहीं दिखेगा, प्रेफरेंस के साथ दिखेगा हमेशा। ओके, कुछ बच्चे कई बार प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के 10% को इंटरेस्ट बोल देते हैं। आप ध्यान रखिएगा, शेयर्स पर इंटरेस्ट नहीं देती कंपनी, शेयर्स पर डिविडेंड देती है। इंटरेस्ट डिबेंचर्स पे या लोन पर दिया जाता है। ओके, व्हाट इज टू बी डन ऑफ 10% इन सी एंड डी पार्ट, एंड डू वी नीड टू चेक डेट फॉर डिविडेंड? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, देखें फटाफट। मैं इसको शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। जी पार्ट हम बात कर रहे हैं जी पार्ट की। जी पार्ट में कहता है ये जो 10% लिखा था, इसका क्या करना है? बड़ी सिंपल सी बात है। 10% आपको पता है ये क्या है? डिविडेंड। डिविडेंड। हम इसे दो पार्ट में इस चर्चा को बांट देते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट, और सेकेंड पार्ट में हम इसकी बात करेंगे अमाउंट। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है, आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। इन क्लासेस को देखने का आपका यही फ़ायदा है कि आपको थोड़ा सा टाइम बस लगेगा, पर लेकिन आप उसको एकदम अच्छे से जड़ से समझ जाएंगे। जस्ट लाइक होम्योपैथिक की दवाई काफ़ी लंबे समय तक ये आराम देगी आपको। देखें, तो 10% डिविडेंड का 10% का मतलब क्या है? 10% का मतलब है डिविडेंड का रेट। ओके, इसका ट्रीटमेंट क्या है आपको पता है? डिविडेंड देना, कंपनी डिविडेंड देती है। क्यों देती है? एक बार सोचिए दोबारा। शेयर इशू करती है और उसके बदले में डिविडेंड देती है। अगर शेयर इशू करना एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो डिविडेंड पे करना भी कौन सी एक्टिविटी होगी? फाइनेंसिंग। आप इसे फाइनेंसिंग में लेस करेंगे। अगेन बच्चों का ये डाउट आएगा कि इसे ऑपरेटिंग में कुछ करते थे, हमने तो फॉर्मेट में पढ़ा था। जैसे ही हम नोट नंबर 2 पर आएंगे, जैसे ही हम नोट नंबर 2 पर आएंगे, जल्दी आज ही की क्लास में आ जाएंगे। नोट नंबर 2 मतलब रिजर्व एंड सरप्लस, तब आपका ये डाउट मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि कुछ चीज़ों का ट्रीटमेंट ऑपरेटिंग में भी आपने पढ़ा था कि ऊपर कहीं ऑपरेटिंग में से आइडिया लेस करते हैं। तब तक के लिए बस आप थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए, तो डिविडेंड पे करना कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आप इसे फाइनेंसिंग में लेस करेंगे। मैं जगह पे हमेशा लिख के छोड़ रहा हूँ ये कि क्या इसे ऑपरेटिंग में भी कुछ करना पड़ेगा? ऑपरेटिंग में भी मैंने कहा बिल्कुल करना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब रही बात इसकी अमाउंट। क्या डिविडेंड के लिए हमें अमाउंट के लिए डेट चेक करनी पड़ती है? डेट का मतलब क्या? इज डेट रेलेवेंट? इज डेट रेलेवेंट? डेट से क्या मतलब है? बड़ी ही सिंपल सी बात है। जैसे इस पार्ट में लिखा था, सी पार्ट में 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख और 5 लाख ले दें, उससे समझना काफ़ी आसान रहेगा। हमारे क्वेश्चन में फिगर्स लिखी हुई थी
सी पार्ट में 5 lakhs एंड 3 lakhs 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 5 lakhs एंड 3 lakhs, ये डेट्स थे, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हम। ओके 5 3 23 ओके, देखिए तो हम इसी फिगर्स को अज्यूम कर लेते हैं कि 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो था साल के शुरू में हमारे पास था 5 लाख रुपए का और आखिर में हो गया 3 लाख रुपए का। तो 2 लाख रुपए हमारे क्या हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये तो हमें क्लियर ही था। तो देखिए रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ये तो अपने को क्लियर ही है। माइनस का 2 lakhs, माइनस का 2 lakhs क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 लाख रुपए कंपनी के पास से चले गए हैं। पहले शुरू में 5 लाख के थे, अभी 3 लाख के शेयर हैं, 2 लाख के शेयर हमने रिडीम कर दिए। अब 10% का क्या करना है, क्या इसके लिए डेट इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, ध्यान से देखिए। फर्स्ट पार्ट आपको क्या रखा है, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 1 April 2022। 1 April 2022 क्या इसका मतलब आप समझते हैं? 1 April 2022 मतलब साल के शुरू में मेरे पास 5 लाख रुपए के शेयर्स थे, साल के एंड में कंपनी के पास से 3 लाख रुपए के शेयर है। ओके 10% वाले 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल साल के शुरू में 1/4/2022 1 April 2022 को 5 लाख के थे और एंड में कितने के हो गए, 31 मार्च 2023 को 3 लाख रुपए के शेयर रह गए। तो 2 लाख के जो आपने रिडीम करे, अब ध्यान से बताइए, लिखा हुआ है इसमें 1 April 2022 साल के पहले दिन ही आपने 2 लाख के शेयर को टाटा बाय बाय कर दिया, पहले दिन ही आपने 2 लाख के शेयर खत्म कर दिए। तो पूरे साल कंपनी के पास कितने शेयर रहे होंगे? द आंसर इज राइट 3 लाख शेयर, क्योंकि 2 लाख के शेयर को तो पहले दिन ही बाय बाय कर दिया आपने। तो आप डिविडेंड पूरे साल कितने शेयर रहे थे, 3 लाख रुपीज। तो आप किस पे डिविडेंड लाएंगे, 10% किस पे कैलकुलेट होगा, डिविडेंड ऑन 3 lakhs। तो साल के पहले दिन हुआ है, आप इसका लॉजिक समझ सकते हैं, बड़ा सिंपल सा तरीका है, क्योंकि साल के पहले दिन ही प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो चुके हैं, पहले दिन ही रिडीम हो गए, 2 लाख के पहले दिन ही आपने बाय बाय कर दिया। तो साल भर कितने शेयर रहे हमारे पास, 3 लाख रुपीज के। तो हम डिविडेंड भी कितने पर लगाएंगे, 3 लाख रुपीज पर। ओके दैट इज 30,000। और ट्रीटमेंट आप इसका जानते ही हैं, कौन सी एक्टिविटी होता है ये, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग क्यों, क्योंकि शेयर इशू करना फाइनेंसिंग था, डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग है। क्या इसका ऑपरेटिंग में कोई ट्रीटमेंट होगा? कुछ बच्चों को बार बार ये लग रहा होगा कि ऑपरेटिंग नहीं बता रहे, ऑपरेटिंग नहीं बता रहे, प्लीज बस थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं पूरे डिटेल में आपसे बात करूंगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके बी पार्ट, सेकेंड पार्ट, इसमें ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग में आप इसको लेस करेंगे। ओके क्या ऑपरेटिंग में कुछ ट्रीटमेंट है? हाँ जी वेट है, बिल्कुल देखते हैं अभी क्या करना है। सेकेंड फाइनेंसिंग तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। सेकेंड है, अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीम होते हैं, इफ प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2023, अगर आप 31 मार्च 2023 को प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर देते हैं, मतलब साल के पहले दिन या साल के आखिरी दिन, साल के आखिरी दिन। तो हम इसको वापस से एक छोटे से फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं, आपको एग्जाम में ऐसा बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको बता रहा हूँ। हम बड़े क्वेश्चन भी जरूर देखेंगे किस तरह से करते हैं। 1/4/2022 एंड 31 मार्च 2023 साल के शुरू में 5 लाख के शेयर हैं और एंड में 3 लाख के शेयर्स बचे हुए हैं। लेकिन इस बार आपने 2 लाख के शेयर कब रिडीम करें, जो 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर वो रिडीम करें 31 मार्च 2023 को, साल के आखिरी दिन। यानी पूरे साल 5 लाख के शेयर चले थे, आपने 2 लाख कब रिडीम करें, आखिरी दिन। तो अब की बार आप डिविडेंड किस पे लगाएंगे, लॉजिकली सोच के बताइए। पूरे साल कितने रुपए के डिविडेंड थे, 5 लाख के, आखिरी दिन आपने 2 लाख को बाय बाय करा, तो साल भर तो 5 लाख थे, तो डिविडेंड अब की बार किस पे लगेगा, 5 लाख पर। कितना, 5 lakhs का 10%, दैट इज 50,000। ट्रीटमेंट आप जानते हैं कौन सी एक्टिविटी डिविडेंड पे करना, फाइनेंसिंग, तो आप फाइनेंसिंग से लेस करेंगे, क्योंकि पैसा जा रहा है अपने पास से, तो आप इसको रिड्यूस करेंगे। अच्छा तो क्या इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं एग्जाम में? जी हाँ, इसका मतलब अगर आपको 10% डिविडेंड ओपनिंग के दिन रिडीम हो रहा हो, तो आप कौन से दिन वैल्यू पे लगाएंगे, क्लोजिंग वैल्यू पे रिडीम करेंगे। क्लोजिंग वैल्यू पे, जैसे पहले दिन यहाँ रिडीम हो गया था 2 लाख रुपीज 1 अप्रैल 2022 को ही फर्स्ट दिन रिडीम हो गया, तो आपने किस पे डिविडेंड लगाया, एंड वाली वैल्यू पे, एंड वाली वैल्यू पे। और जब एंड वाले दिन रिडीम हुआ तो आपने कौन सी वैल्यू पे लगाया, पहले वाले पे। जब
ओपनिंग में ही रिडीम हो गया है तो आप कौन सी वैल्यू पे डिविडेंड लगाएंगे? क्लोजिंग वैल्यू पे। लेकिन जब एंड में रिडीम हुआ है तो आप कौन सी वैल्यू पे डिविडेंड लगाएंगे? ओपनिंग वैल्यू पर। अब कुछ बच्चे क्या है, इसे रट लेंगे कि अच्छा अगर ओपनिंग के दिन इशू या रिडीम हो रहा है तो क्लोजिंग पे लगा दो, और क्लोजिंग के दिन इशू या रिडीम हो रहा है तो पहले पे लगा दो। हाँ, ये एक रट्टा हो सकता है मे बी, बट मेरा हमेशा ये सजेशन रहेगा कि आप समझ के करेंगे तो बेटर है, वो ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करेगा। लेकिन हाँ, ये एक शॉर्टकट हो सकता है। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो इसका मतलब अब वापस आ जाते हैं, हमारा आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। व्हाट इज टू बी डन ऑफ 10% इन सी एंड डी पार्ट। तो 10% का क्या करना है हमको? तो 10% का ट्रीटमेंट हम समझ चुके हैं, हम इसका आंसर लिख लेते हैं। जब भी कभी हमें 10% देगा तो हमें ऑटोमेटिकली क्या करना पड़ेगा, मैं इसको इरेज करके अच्छे से यहाँ लिख देता हूँ। 10% का क्या करना है? 10% इज डिविडेंड। 10% इज डिविडेंड। तो ये कौन सी एक्टिविटी होगी? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी, आप इसको लेस करेंगे। और बच्चों का कहना है ऑपरेटिंग में भी कुछ करना है, तो हम इसको पेंडिंग रख रहे हैं अभी। ओके, इसके बाद आपसे पूछा गया था क्या डेट का भी कुछ करना होगा? डू वी नीड टू चेक डेट फॉर डिविडेंड? हमने कहा यस, डेट को आपको ध्यान रखना है। तो इसे भी मैं नोट डाउन कर देता हूँ। डेट ऑफ इशू या रिडम्पशन। अगर प्रेफरेंस शेयर इशू हो रहे हैं, रिडीम हो रहे हैं, तो उसमें डेट का कोई काम है? जी हाँ, डेट का बिल्कुल काम है। अगर वो बिगिनिंग ऑफ ईयर पे इशू हो रहे हैं या एंड ऑफ ईयर पे इशू हो रहे हैं, अगर आप बिगिनिंग ऑफ ईयर पे इशू हो रहे हैं तो डिविडेंड किस पे लगेगा? डिविडेंड विल बी कैलकुलेटेड ऑन क्लोजिंग वैल्यू। अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे इशू या रिडीम हो रहा है तो क्लोजिंग वाली वैल्यू पे आप डिविडेंड लगाएंगे। और अगर एंड ऑफ द ईयर इशू या रिडीम कुछ भी हो रहा है तो आप डिविडेंड किस पर लगाएंगे? डिविडेंड ऑन बिगिनिंग वैल्यू। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ओके, जी पार्ट तक हम कर चुके हैं, एच पार्ट पे आ जाइए। इन पार्ट ए, व्हाट इफ बोनस शेयर्स आर इशू? ये भी आपको बहुत बार दिखता है, 1 मार्कर में भी आपको ये दिखेगा काफी बारी। व्हाट इफ बोनस शेयर्स आर इशूड एट 5:1? अब ये 5:1 का मतलब क्या? बड़ा सिंपल सा बात है। आइए एच पार्ट हम इसको समझ लेते हैं। एच पार्ट देखिए, इन पार्ट ए, हम ए पार्ट लिख लेते हैं। क्या था? ए पार्ट था इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख 3 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल 2 lakhs and 3 lakhs। 31st March 2023, 31st March 2022। ओके, देखिए, तो इक्विटी शेयर कैपिटल साल के एक बार मैं फिगर्स वेरीफाई कर लेता हूँ। सॉरी, 2022 और 23 मैं ये वैल्यूज ठीक कर दूँ जरा। March 31 2023 और 31 March 2022। ओके, देखिए आपको लिखा हुआ था बोनस शेयर इशू हुए एट द रेट 5:1। आई होप बोनस शेयर का मतलब आप जानते होंगे। बोनस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट अपने शेयर होल्डर्स को इशू करती है। जी हाँ, उसके बदले में शेयर होल्डर से कोई पैसा लिया नहीं जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें शेयर्स कंपनी देती है। ओके, इसका मतलब बोनस शेयर इशू करने पर ना तो कंपनी के पास कोई पैसा आता है ना कोई पैसा जाता है। ओके, तो कंपनी बोनस शेयर इशू करी है 5:1। ये 5:1 का मतलब क्या है? इस 5:1 का मतलब है हर 5 शेयर्स के बदले में, हर 5 शेयर्स के बदले में एक शेयर कंपनी देगी, एक शेयर देगी कंपनी। हर 5 शेयर के बदले में एक शेयर, यानी 10 शेयर के बदले में 2 शेयर, यानी आप कैलकुलेट कर सकते हैं 15 शेयर के बदले में 3 शेयर एंड सो ऑन। ओके, तो आपके पास, कंपनी के पास शुरू में कितने शेयर्स थे? 2 लाख रुपीस के शेयर्स थे, 2 लाख रुपए के शेयर थे। तो अब नंबर ऑफ शेयर्स की हमें जरूरत नहीं है, मतलब क्या है, कंपनी के पास शुरू में 2 लाख रुपए के शेयर थे। तो कंपनी क्या करेगी? हिसाब लगाएगी, हर 5 के बदले में एक बोनस, 10 के बदले में 2, 15 के बदले में 3 और एंड सो ऑन कंटिन्यू करती रहेगी। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कंपनी ने कितने रुपए के बोनस शेयर इशू कर दिए होंगे? बड़ा ही सिंपल है कैलकुलेट करना। बोनस शेयर्स इज इक्वल टू, शुरू में 2 लाख रुपए के शेयर थे, हर 5 के बदले में एक शेयर मिलता है। तो आप इसे डिवाइड बाय 5 करके इंटू 1 कर देंगे, हर 5 के बदले में एक, तो डिवाइड बाय 5,
5 5 के कितने सेट बन जाएंगे और हर सेट के बदले में कितने शेयर मिलने हैं, एक। तो डिवाइड बाय 5 इंटू 1 करेंगे तो आपको बोनस शेयर का अमाउंट मिल जाएगा। कितने आएंगे बोनस शेयर्स? 40,000 रुपीज 40,000, 40,000 रुपए के बोनस शेयर्स। इसका मतलब अब की बारी आपका आंसर क्या चेंज हो जाएगा? देखिए बड़ा सिंपल लॉजिक से आप जवाब दीजिए। कंपनी के पास शुरू में कितने रुपए के शेयर थे? कंपनी के पास शुरू में शेयर्स थे 2 लाख रुपए के। इस साल के एंड में कितने शेयर हो गए? 3 लाख रुपए के। आपका आंसर क्या होता? 1 लाख के नए शेयर इशू हुए फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन अब इन 1 लाख में से बोनस कितने शेयर्स हैं? 40,000 रुपए। क्या बोनस के शेयर से पैसा आता है या जाता है? द आंसर इज नो। तो इसका मतलब जो बाकी 60,000 रुपए के शेयर बच गए, मतलब क्या है, साल के शुरू में थे 2 लाख रुपए के शेयर, साल के एंड में हो गए 3 लाख रुपए के शेयर, 1 लाख के शेयर इशू हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसमें से 40,000 बोनस है। बोनस, क्या बोनस से कोई पैसा आता है? नो, ना बोनस से कोई पैसा आता है, ना बोनस से कोई पैसा जाता है। क्या इससे कोई एक्टिविटी होगी? नो फ्लो। इसका मतलब बाकी 60,000 रुपए के जो शेयर इशू हुए हैं, 60,000 के जो शेयर इशू हुए हैं, उससे कैश का फ्लो होगा। इसका मतलब आप कैश फ्लो में कितने रुपए दिखाने वाले हैं? द आंसर इज करेक्ट, 60,000 रुपीज। इशू ऑफ शेयर्स कौन सी एक्टिविटी होगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इशू ऑफ शेयर्स। और आप ये पॉजिटिव में लिखेंगे कितना? 60,000, क्योंकि आपके पास पैसा आया है 60,000 रुपए का। आई होप आपको ये क्लियर होगा। वेरी वेरी गुड। प्लीज़ आप ज़रूर इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट मिल सके, और जो बच्चे कैश फ्लो में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं उनको एक अच्छे से गाइड हो मिल सके कि किस तरह से चीज़ें करना है। ओके, बस अभी छोटा सा बात और बच रहा है, जल्दी से हम इसको ख़त्म करते हैं। इन पार्ट ए व्हाट इफ शेयर्स ऑफ 80,000, देखिए पढ़ते हैं। इन पार्ट ए व्हाट इफ शेयर्स ऑफ 80,000 हैव बीन इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब समझते हैं, अगर पार्ट ए में जो हमने अभी बात करी थी 2 लाख से 3 लाख शेयर हो गए, 1 लाख नए रुपए के नए शेयर इशू 1 लाख रुपए के, उसमें से 80,000 के शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश के हैं। मतलब इनके बदले में कैश नहीं आया, बोनस नहीं है एग्जैक्टली, पर हाँ इनमें भी कैश नहीं मिला है। जैसे आपने पढ़ा था, कोई आप एसेट खरीद लेते हैं और बदले में पैसे की जगह शेयर्स दे देते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। तो कंपनी ने क्या करा कि 1 लाख के जो शेयर इशू करे उसमें से 80,000 में पैसा नहीं आया, ना पैसा आया ना पैसा गया। तो पैसे आने जाने वाले शेयर कौन से रहे होंगे? 20,000 रुपए। तो आप कैश फ्लो में भी कितना रिकॉर्ड करेंगे? 20,000 रुपीज। आई होप आप क्लियर हो गया होगा। आई पार्ट सिमिलर था, बस प्रैक्टिस के लिए हमने एक पार्ट इसको बना दिया, आई पार्ट। तो देखें, कंपनी ने 1 लाख के शेयर इशू करे, पहले 2 लाख के थे, अभी 3 लाख के, तो 1 लाख के हैं। बच्चे कहते हैं फाइनेंसिंग एज ही नहीं, इसमें से 80,000 में कंसिडरेशन अदर देन कैश है, मतलब कोई फ्लो नहीं है। तो फ्लो कितने से है? सिर्फ 20,000 शेयर से। तो ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड होगा, किस नाम से? इशू ऑफ शेयर्स। और ये फॉर कैश है, मतलब बदले में कैश आया है 20,000 रुपीज पॉजिटिव में, क्योंकि कंपनी के पास पैसा आया है। बाय बैक ऑफ शेयर्स, आई पार्ट जे पार्ट देखते हैं। व्हाट टू डू फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक का मतलब समझते हैं, कई बार कंपनी को लगता है कि उसने ज़्यादा शेयर इशू कर दिए तो वो शेयर्स के पैसे वापस कर देती है, उसको बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। ओके, तो इसका क्या होगा? जब कंपनी ने शेयर इशू करा था तो कौन सी एक्टिविटी था? फाइनेंसिंग। अब जब कंपनी पैसा बायबैक करके वापस कर रही है शेयर होल्डर को, तो वो भी कौन सी एक्टिविटी होगा? फाइनेंसिंग। बायबैक कौन सी एक्टिविटी होगा? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या करेंगे आप? पैसे का आना या जाना, बायबैक ऑफ शेयर्स। और आप इसे नेगेटिव में लिखेंगे क्योंकि कंपनी के पास से पैसा जा रहा है। एंड इस हेडिंग का लास्ट पार्ट, इन पार्ट डी प्रेफरेंस शेयर्स हैव बीन रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। कई बार आपको ये देखने मिलता है। इन पार्ट डी, पहले पार्ट डी देख लेते हैं क्या था। डी पार्ट था जहां पे हमारे पास 10% वाले प्रेफरेंस शेयर थे 3 लाख रुपए के, अब 1 लाख रुपए के रह गए। तो देखें, ये पार्ट में जहां पे हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स पहले थे 3 लाख के, अब 1 लाख के रह गए। 3 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स थे, अभी सिर्फ 1 लाख के रह गए। 10% प्रेफरेंस शेयर्स। देखिए एडजस्टमेंट में आपको क्या लिखा हुआ था, हम फिगर्स इसकी वापस देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि
3 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स थे, अभी सिर्फ 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स रह गए। 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023 3 लाख के शेयर थे, अभी सिर्फ 1 लाख के। बताइए कितने रुपए के शेयर रिडीम हो चुके हैं। पहले 3 लाख के थे कंपनी के पास साल के शुरू में, अभी सिर्फ 1 लाख के शेयर बच रहे हैं, यानी 2 लाख के शेयर के पैसे वापस कर दिए। पर इस क्वेश्चन में इस बार पार्ट में क्या लिखा हुआ था, इन पार्ट डी प्रेफरेंस शेयर हैव बीन रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। प्रीमियम मतलब 5% फालतू दिया। पैसा कितना दिया था कंपनी ने वापस, मेनली कंपनी ने कितना रुपए वापस करा, कंपनी ने मेनली वापस करा है, क्योंकि 3 लाख से 1 लाख रह गए, 2 लाख रुपए वापस कर दिया, 2 लाख रुपीज वापस कर दिए। तो आप क्या लिखते थे इसको, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना रुपए, माइनस का 2 लाख, क्योंकि पैसा गया है। लेकिन अब की बारी क्या है, 5% प्रीमियम पे वापस करा है, मतलब 5% फालतू पे करा है। तो जो कंपनी पैसा शेयर इशू करती है वो फाइनेंसिंग, शेयर रिडीम करती है वो फाइनेंसिंग, शेयर पे डिविडेंड देती है वो भी फाइनेंसिंग। तो शेयर पे जो रिडीम कर रही है उस पर प्रीमियम जो पे कर रही है, मतलब 5% फालतू पे कर रही है, वो भी कौन सी एक्टिविटी होगा, फाइनेंसिंग। और ये 5% किसका कैलकुलेट करा जाएगा, जितना पैसा आप रीपे कर रहे हैं उसी का 5%। तो उसको आप कहते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आपने रिडीम करे हैं 2 लाख के और इसका 5% आप फालतू दे रहे हैं, तो ये कौन सी एक्टिविटी होगा, 2 लाख का 5%, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, 10,000 रुपीज। आई होप ये क्लियर है। हाँ, कुछ बच्चों का वापस से फेवरेट डाउट, इसको ऑपरेटिंग में कुछ करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करेंगे। इसका ऑपरेटिंग में भी कोई ट्रीटमेंट होता है क्या, मैंने कहा बिल्कुल होता है, पर आपको थोड़ा सा और वेट करना है बस। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ गई होगी। ओके, तो देखिए अभी हमने यहाँ तक बात कर ली है। अब सभी बच्चों का बड़ा फेवरेट डाउट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, कि इनमें से कुछ चीज़ों का आपने पढ़ा था ऐसा कुछ ऑपरेटिंग में भी आपको कुछ करना पड़ता है, बट उसके लिए आप पहले मेरी बात सुनिए ध्यान से, तो आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी और कुछ भी रेड टाइम लगाना पड़ेगा, ट्रस्ट में। देखिए सबसे पहले आप एक छोटा सा बेसिक बात मुझे जवाब दीजिए। हम बात करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ओके जी, बताइए। मैंने कहा लेट सपोज ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो आप 11th क्लास में अपने बिल्कुल स्टार्टिंग के डेज में आपने पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा याद होगा आपको, बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे अब शेड्यूल 3 में क्या नाम देते हैं कंपनीज के लिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, SPL। एक ही बात है दोनों, हम उसको टी शेप में ही समझते हैं जो आपका पुराना वाला मेथड था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मतलब क्या है, आपको मैं ये ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अलग अलग नहीं मान रहा हूँ, मैं पूरे को एक ही स्टेटमेंट में बना देता हूँ। आपको थोड़ा सा ध्यान आ जाएगा, 1 मिनट लगेगा। आपने ऐसा पढ़ा था, आप सेल्स लिखते थे, माइनस सेल्स रिटर्न करते थे, ऐसा हमने पढ़ा था। नेट सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक आता था, हाँ जी बिल्कुल हमें याद है, आता था, है ना। फिर आप डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, 2 परचेजेस लिखते थे और फिर परचेज रिटर्न को माइनस भी करते थे, बिल्कुल ठीक बात। और 2 यहाँ पे बहुत सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब फ्रीट, वेजेस एक्सेट्रा, कुछ खर्चे आते थे, बिल्कुल। और यहाँ आता था आपका GP, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में लिखते थे बाय GP, जो कि P&L अकाउंट बन जाता था, उसके नीचे आपने ऐसा पढ़ा था। और यहाँ पे बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे, बहुत सारे खर्चे, जैसे अगर हम नाम लें सैलरीज, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, ऐसे बहुत सारे खर्चे। और इन सब खर्चों को माइनस करने के बाद आपका आता था नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, यहाँ तक आपको ध्यान होगा, बिल्कुल ध्यान है जी, बिल्कुल ध्यान है। आपका नेट प्रॉफिट आ जाता था। तो आप कहना क्या चाहते हैं ये पिछला बता करके, मैंने कहा बड़ा सिंपल सा बात है, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जो भी प्रॉफिट आपने बिजनेस में कमाया है, जो भी आपने नेट प्रॉफिट, मैं बात कर रहा हूँ इस नेट प्रॉफिट की, ये जो भी नेट प्रॉफिट आपने बिजनेस में कमाया है, ये कौन सी एक्टिविटी मानेंगे आप? अगर मैं आपको सिंपली बोलूँ नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न इन बिजनेस इज डैश एक्टिविटी, आप कौन सी एक्टिविटी बोलेंगे? सभी बच्चों का आंसर रहेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो कि बिल्कुल ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कि सर ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा, मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात, एकदम करेक्ट। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप नेट प्रॉफिट को ऑपरेटिंग एक्टिविटी मान लेते हैं,
अगर आप नेट प्रॉफिट को ऑपरेटिंग एक्टिविटी मान लेते हैं तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट निकालने के लिए जितनी भी चीज़ों को आपने कंसीडर करा है, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो सेल्स रिटर्न हो, चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक हो, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक हो, चाहे कुछ भी हो, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन सभी को भी आपने कौन सी एक्टिविटी मान लिया है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप कहेंगे ऐसा क्यों? सिंपल सी बात है, अगर आप किसी चीज़ के आउटकम को ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी मान रहे हो, आप इस प्रॉफिट को ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर मान रहे हैं, तो फिर इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए जितनी भी चीज़ें डेबिट या क्रेडिट साइड में लिखी गई थी वो भी कौन सी एक्टिविटी बन जाती हैं? ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग। पर मेरा क्वेश्चन है, क्या ऐसा ज़रूरी है कि P&L और ट्रेडिंग में आने वाली सभी चीज़ें ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो? द आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज मैं इस P&L अकाउंट में 2-3 खर्चे लिख देता हूँ, जैसे टू सैलरी, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ओके, टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। हमने कहा हम ये 3 खर्चे ले लेते हैं। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो आप मेरी बात का जवाब दीजिए फटाफट। मैंने कहा सबसे पहले बताइए, जो भी आपने नेट प्रॉफिट कमाया अपने बिजनेस में वो कौन सी एक्टिविटी होगा? जो भी नेट प्रॉफिट कमाया आप कहेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिल्कुल करेक्ट। सेकेंड बात, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए जितनी भी चीज़ें आपने ट्रेडिंग या P&L अकाउंट में लिखी थी उनको भी ऑटोमेटिकली क्या कंसिडर कर लेना पड़ेगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पर मेरे सवाल का जवाब दीजिए, ये जो सैलरी आपने पे करी है, सैलरी आपने पे करी है, क्या ये एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? आप कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि हमारे बिजनेस को चलाने के लिए हम सैलरी देते हैं, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सी एक्टिविटी है? आप सोचेंगे, लोन लिया था, लोन लेना कौन सी एक्टिविटी था? फाइनेंसिंग। तो उस पर इंटरेस्ट पे करना कौन सी एक्टिविटी होता है? फाइनेंसिंग। ओ, ये लोन पे करना कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, जल्दी से बताइए, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, मशीन खरीदना कौन सी एक्टिविटी था? हमारे पास पैसे ज़्यादा थे तो हमने इन्वेस्ट कर दिया मशीन में, तो इन्वेस्टिंग। मशीन बेचना कौन सी एक्टिविटी है? अगर खरीदना एक्टिविटी था इन्वेस्टिंग, तो बेचना मशीन भी कौन सी एक्टिविटी होता था? इन्वेस्टिंग। और उस पर जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो भी कौन सी एक्टिविटी बन जाता है ऑटोमेटिकली? इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग। लेकिन जल्दी से मुझे सोच करके बताइए फटाफट, अभी हमने बात करी कि जो प्रॉफिट आप निकालते हैं वो हमेशा कौन सी एक्टिविटी मान लेते हैं? प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस इज विच एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो उसको निकालने के लिए जितनी भी चीजें आपने ट्रेडिंग या P&L में, ट्रेडिंग P&L में क्या आते हैं? खर्चे और इनकम, सारे एक्सपेंसेस और सारे इनकम्स, ये या रेवेन्यूज आप बोल सकते हैं, ये सारे के सारे आते हैं ट्रेडिंग और P&L में। ट्रेडिंग P&L में ना तो एसेट आता, ना लाइबिलिटी आता, ना कैपिटल आता। ये तीनों चीजें ट्रेडिंग P&L में नहीं आते, तो इनकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम किन की बात कर रहे हैं? सिर्फ खर्चे और इनकम की। ओके, तो क्या ट्रेडिंग P&L में जितने भी खर्चे इनकम आते हैं हम ऑटोमेटिकली उनको ऑपरेटिंग मान लेते हैं? जी हाँ, अगर नेट प्रॉफिट को आप ऑपरेटिंग मानेंगे तो उनमें आने वाली सभी चीजों को आप ऑपरेटिंग मान लेंगे। लेकिन ऐसा वास्तविकता में होगा क्या? जरूरी नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो ट्रेडिंग P&L में आती होंगी पर वो ऑपरेटिंग होती नहीं है। जैसे एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन बताइए कौन सी एक्टिविटी है? इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सी एक्टिविटी था? अभी आपने जवाब दिया था, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्टिविटी है फाइनेंसिंग। पर क्योंकि नेट प्रॉफिट में निकालने के लिए P&L में आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो हम उसे कौन सी एक्टिविटी मान लेते हैं? ऑपरेटिंग। इसीलिए आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में उस खर्चे को हटाना पड़ता है, इसीलिए आप उसे ऑपरेटिंग में शो करते हैं। एक्चुअल में वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, एक्चुअल में वो कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। ओके, तो अब आप क्या कहना चाहते हो? मैं क्रक्स बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिए। जब भी आप कैश फ्लो में, मैं इसको एक बार सब्सटेंशिएट कर देता हूँ आपको दोबारा से, जब भी आप कैश फ्लो बना रहे हो और कोई भी आइटम पहचाने कैश फ्लो की, कोई भी आइटम आपने पहचानी कैश फ्लो की, सबसे पहले आप ये चेक करिए क्या वो कोई एक्सपेंस, या मैं एक्सपेंस या लॉसेस बोल देता हूँ, कोई नुकसान बेसिकली, या फिर कोई वो इनकम रेवेन्यू वगैरह तो नहीं है, खर्चे इनकम तो नहीं है, कोई खर्चे या इनकम में से तो कुछ नहीं है। ओके, अगर वो ए लिख देते हैं खर्चे को, बी लिख देते हैं इनकम को, अगर वो ए या फिर बी दोनों के दोनों ही नहीं है, अगर वो ए या बी दोनों के दोनों ही नहीं है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
नो प्रॉब्लम, कुछ और ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो खर्चे और इनकम थे तो इसका मतलब आपने उनको कौन सी एक्टिविटी मान लिया है, मान लिया है, आपने उसको मान लिया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आपने उसको मान लिया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, आपने इसको मान लिया ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पर ध्यान से बताइए क्या वो कोई और एक्टिविटी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से उसको हटाना पड़ेगा। और सिंपल सा लॉजिक है, जब जब खर्चा हटता है, जब जब आपके ट्रेडिंग P&L अकाउंट से खर्चा हटेगा तो प्रॉफिट वापस बढ़ जाएगा। तो आप इसे ऑपरेटिंग में क्या कर देते थे? ऐड। लेकिन अगर कोई इनकम या रेवेन्यू, कोई कमाने वाली चीज है, इनकम वाली चीज है, अगर वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हटेगी, इनकम हटेगा तो प्रॉफिट घट जाएगा। तो आप उसे ऑपरेटिंग में क्या करते थे? माइनस। बच्चों ने कहा हमें समझ में नहीं आया, अच्छे से समझाओ। मैंने कहा ओके, अच्छे से समझ लेते हैं। आपने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था मैं उन्हीं से डिटेल्स ले लेता हूँ इजीली। देखें, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इक्विटी शेयर कैपिटल। बिल्कुल फटाफट क्विक रिवीजन लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर 2 लाख से 3 लाख हो या 3 लाख से 2 लाख हो, जल्दी से बताइए। या प्रेफरेंस शेयर 2 लाख से 3 लाख हो या 3 लाख से 2 लाख हो या 5 लाख से 3 लाख हो, ये कौन सी एक्टिविटी होगा? आपने कहा फाइनेंसिंग। शेयर इशू करना है, शेयर रिडीम करना, बिल्कुल सही बात है। क्या शेयर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या ये कोई खर्चा या इनकम है? आप कहोगे कैसे पहचान करेंगे हम खर्चे या इनकम की? खर्चे इनकम बैलेंस शीट में नहीं आते, खर्चे इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। असेट, लाइबिलिटी और कैपिटल ये बैलेंस शीट्स में आते हैं। जैसे शेयर कैपिटल, कैपिटल है कि खर्चा या इनकम नहीं है, एक्सपेंस या रेवेन्यू नहीं है। तो क्या इसमें आपको ऑपरेटिंग के लिए कुछ भी सोचने की जरूरत है? द आंसर इज नो। ओके, प्रेफरेंस शेयर बढ़ा या घटा, शेयर इशू, शेयर रिडीम, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी आप वहां लिख करके दिखाएंगे। ऑपरेटिंग में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो वो खर्चा है ना तो वो इनकम है। ओके, तो शेयर्स का इशू करना, शेयर्स का रिडीम करना कभी भी किसी खर्चे इनकम पे इफेक्ट नहीं डालता, इसलिए आप इसको ऑपरेटिंग में कुछ नहीं करते। लेकिन इसका जो डिविडेंड होता है, लेकिन इसका जो डिविडेंड है, जैसे आपने अपने ई पार्ट में देखा, एफ पार्ट में देखा, जी पार्ट में देखा, इन सभी पार्ट्स में डिविडेंड की बात थी। डिविडेंड, तो जल्दी से बताइए डिविडेंड जो कंपनी ने पे करा उसकी एक्टिविटी कौन सी है? वो फाइनेंसिंग, क्योंकि शेयर इशू करते हैं उसके बदले में डिविडेंड पे करते हैं, तो फाइनेंसिंग है। लेकिन सवाल आता है क्या ये कोई खर्चे या इनकम में से कुछ है? क्या ये खर्चा या इनकम में से कुछ है? हमने कहा जी हाँ, ये एक एक्सपेंस है, ये एक खर्चा है। डिविडेंड पे करना एक खर्चा है, एक्सपेंस है। तो क्या ये P&L में गया होगा? बिल्कुल गया होगा। और P&L में जाने की वजह से ऑटोमेटिकली हमने इसे कौन सी एक्टिविटी मान लिया है? ऑपरेटिंग। पर एक्चुअल में वो कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। तो ऑपरेटिंग से यानी P&L से आप इसको हटाते हैं। खर्चा हटेगा, मैंने प्लस या माइनस वर्ड यूज नहीं करा, मैंने कहा हटाते हैं। अगर आप खर्चे को हटाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, खर्चा हटने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो आप इसे ऑपरेटिंग में ऐड बैक करते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा है। इसलिए जब आप इसको पढ़ते हैं तो ऑपरेटिंग में प्लस लिखा होता है, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर्मेट में इसको ऐड करा जाता है। आई होप आप मतलब समझ रहे हैं। और देखते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, आप इसको आराम से टाइम लेके समझेंगे। नेक्स्ट, अगला, प्रपोज डिविडेंड हो या इंटरम डिविडेंड हो, कोई भी डिविडेंड हो, मतलब जो भी आप डिविडेंड का कैश फ्लो में ट्रीटमेंट करने वाले हैं उसको आप फाइनेंसिंग से अपना लेस करेंगे। और क्योंकि खर्चा है तो P&L में गया होगा, तो ऑपरेटिंग में गया होगा, तो वहां से हटाना पड़ेगा। ऑपरेटिंग मान लिया है, हटाएंगे, खर्चा हटेगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, इसी तरीके से आपने देखा बोनस शेयर। जल्दी बताइए, बोनस शेयर क्या ये खर्चा या इनकम है? नहीं, बोनस शेयर्स, शेयर कैपिटल होती है। कैपिटल ना तो खर्चा होता है ना इनकम होता है, तो बैलेंस शीट में नहीं जाता। ओके, इसी तरीके से बायबैक ऑफ शेयर्स, क्या इसका भी कुछ ऑपरेटिंग में ट्रीटमेंट होना है? द आंसर इज नो। लेकिन लास्ट पार्ट, प्रेफरेंस शेयर रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। कंपनी पैसा वापस चुका रही है लेकिन 5% फालतू दे करके, जो फालतू पे कर रहे हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, क्या ये खर्चा इनकम है? जी हाँ, ये एक खर्चा है। तो खर्चा होने की वजह से ये P&L में गया होगा, SPL में गया होगा, और आपने इसको ऑपरेटिंग मान लिया होगा, पर एक्चुअल में ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। ये कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग में तो लेस होगा ही होगा, लेकिन गलती से ऑपरेटिंग में मान लिया है तो वहां से हटाना पड़ेगा। खर्चा हटेगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आई होप आप बात समझ रहे हैं। हाँ, हम इसकी चर्चा आने वाले लेक्चर में और डिटेल में करेंगे, लेकिन बस मैं जाने से पहले 2 मिनट आपको आज की सारी चीज़ें रिवाइज करा देता हूँ। फटाफट से आप एक बार जल्दी से देख लें, आप क्विक रिवाइज हो जाएगा। रिवीजन जल्दी से देखें। आपने सबसे पहले क्या करा था? आपने आज आते ही देखा था शेड्यूल नंबर 1, शेयर कैपिटल को रिवाइज करा था। शेयर कैपिटल को रिवाइज करते टाइम आपने सबसे पहले देखा अगर कोई भी शेयर्स इशू हो रहा है या रिडीम हो रहा है तो वो कौन सी एक्टिविटी होगा? वो होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
शेयर इशू को आप पॉजिटिव में लिखते हैं क्योंकि कंपनी के पास पैसा आता है, और शेयर रिडीम में आपके पास कंपनी के पास से पैसा जाता है तो आप नेगेटिव में दिखाते हैं। दूसरी बात, आपने देखा आज बात डिविडेंड का। डिविडेंड चाहे इंटरिम हो या डिविडेंड चाहे फाइनल हो, फाइनल डिविडेंड वो होता है जो ईयर एंड पे दिया जाता है, इंटरिम डिविडेंड जो होता है जो ड्यूरिंग द ईयर दिया जाता है, ड्यूरिंग द ईयर। अगर आप इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर पे कर रहे हैं तो फाइनल डिविडेंड आप ईयर एंड में पे करते हैं। ओके, तो जल्दी से बताइए फटाफट इसका ट्रीटमेंट हमने क्या देखा था। हमने देखा था इन दोनों ही डिविडेंड का ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है। इंटरिम में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ना प्रपोज ना डिक्लेयर वाला कोई प्रॉब्लम। डिविडेंड पे करना कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग, तो आप फाइनेंसिंग में से लेस करते हैं। लेकिन अभी आपने पढ़ा है क्या डिविडेंड पे करना एक खर्चा होता है, जी हाँ वो एक एक्सपेंस है, और सारे एक्सपेंस कहाँ पर जाते हैं, P&L अकाउंट में, P&L अकाउंट में खर्चे में जाते हैं। तो आपने गलती से उन्हें कौन सी एक्टिविटी मान लिया, P&L में आने वाली सभी चीज़ों को हम गलती से क्या मान लेते हैं, ऑपरेटिंग, क्योंकि उसका नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, तो आपको वहाँ से हटाना पड़ेगा। जब आप खर्चे को ऑपरेटिंग से हटाएंगे, P&L से हटाएंगे, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो इसलिए आप इसे ऑपरेटिंग में ऐड बैक भी करते हैं। ये इसका कंप्लीट आंसर है। दूसरी बात, अब जो फाइनल डिविडेंड था उसमें आपको चेक करना है वो प्रपोज डिविडेंड है प्रीवियस ईयर का या वो प्रपोज डिविडेंड है करंट ईयर का। याद होगा प्रपोज डिविडेंड वो होता है जो डायरेक्टर्स ने हाँ कर दिया, डायरेक्टर्स ने बोल दिया डिविडेंड देना, शेयर होल्डर ने कुछ नहीं बोला। ओके, तो करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड का क्या होगा, इस साल बोला है कि डिविडेंड देंगे, सिर्फ बोला है, दे देना चाहिए इतना, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, ना कोई जर्नल एंट्री ना कोई फ्लो, कुछ नहीं करना उसका। लेकिन जो पिछले साल बोला था प्रपोज डिविडेंड, डायरेक्टर ने कहा था इतना डिविडेंड दे देना चाहिए, क्या पिछले साल वाला अमाउंट इस साल पे हो गया होगा, जी हाँ। ये कौन सी एक्टिविटी होगा, फाइनेंसिंग, डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। लेकिन आपको पता है अगेन क्या डिविडेंड एक खर्चा है, जी हाँ, खर्चा होने की वजह से वो P&L में गया होगा, और हमने उसे कौन सी एक्टिविटी मान लिया होगा, ऑपरेटिंग, तो वहां से हटाना पड़ेगा क्योंकि ये फाइनेंसिंग होता है। ऑपरेटिंग से आप हटाएंगे खर्चे को, P&L से खर्चे को हटाएंगे तो प्रॉफिट वापस बढ़ जाएगा, तो इसलिए आप उसे ऑपरेटिंग में ऐड बैक करते हैं। 2-3 बातें आपने और देखी, एक बोनस शेयर रिलेटेड बात। बोनस शेयर्स, जैसे आपको बोनस शेयर अगर लिखा हो 3:1, हर 3 शेयर के बदले में एक बोनस शेयर देंगे, तो आप क्या करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हो बिगिनिंग में उसे डिवाइड कर लें 3 से और मल्टीप्लाई कर लें 1 से, हर 3 के बदले में एक। अगर आपको बोलता है तो इतने आ जाएंगे बोनस शेयर्स। इसका कोई फ्लो नहीं होता, कहीं नहीं आता, कुछ नहीं, बचे हुए शेयर्स से आप नॉर्मली देख सकते हैं कितने शेयर इशू हैं, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप दिखा सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए 5:3 दिया हो, मतलब हर 5 के बदले में 3 शेयर्स, तो आप क्या करेंगे, जो भी शेयर्स की वैल्यू है डिवाइड बाय 5 × 3, इसके पास वापस आपके पास बोनस शेयर आ जाएंगे, बचे हुए शेयर्स आपके कैश फ्लो बताएंगे, वो फाइनेंसिंग में आ सकते हैं, इनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। फोर्थ, आपने पढ़ा था बाय बैक ऑफ शेयर्स। बाय बैक का मतलब क्या होता है, जब आप शेयर्स का पैसा कंपनी वापस कर देती है, तो कौन सी एक्टिविटी होता है, ये फाइनेंसिंग में से लेस। क्या इसको ऑपरेटिंग में कुछ करना है, आंसर फटाफट सोच के बताइए। जी नहीं, ऑपरेटिंग में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि शेयर इशू करना या शेयर बाय बैक करना या शेयर रिडीम करना, उससे कोई भी खर्चे या इनकम पे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन लास्ट पॉइंट आपने पढ़ा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब शेयर को जो रिडीम कर रहे हैं उस पर कुछ फालतू रुपया पे कर रहे हैं, जैसे 5% फालतू दिया था, तो जो 5% आप फालतू पे कर रहे हैं, क्या वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा, यस, लेकिन एक खर्चा होने के नाते वो P&L में गया होगा, तो ऑपरेटिंग में उसका ट्रीटमेंट ऑटोमेटिकली आपने ऑपरेटिंग मान लिया होगा, तो आपको वहां से हटाना पड़ेगा, खर्चा हटेगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसलिए आप इसे फाइनेंसिंग से तो लेस करोगी क्योंकि उसका स्वभाव ही है, नेचर ही है। लेकिन गलती से ऑपरेटिंग में जाने की वजह से वो खर्चा जा चुका है, उस खर्चे को हटाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इसलिए आप ऑपरेटिंग में ऐड बैक भी करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लास्ट वाली बात जो हमने करी ऑपरेटिंग वाली, इसे हम और डिटेल में आने वाले अपने अगले पार्ट में जल्दी से बात करेंगे। इस बार में थोड़ा सा लेट हो गया था वीडियो अपलोड करने में, लेकिन अब जल्दी से जल्दी फटाफट आपके लिए एग्जाम के लिए हम जल्दी जल्दी आ रहे हैं। और जब ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, हम इसका एक सुपर मास्टर चार्ट आपको जरूर देंगे जिसमें सारी ट्रीटमेंट्स एकदम अच्छे से लिखी होगी। लेकिन प्लीज़ तब तक आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा इस पर और टाइम डिवोट करेंगे, तो आपको जल्दी जल्दी एकदम क्लियर हो जाएगा। और फिर जब आप किसी भी तरह के सवाल करेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी, ट्रस्ट मी, चाहे वो कितने से बड़ा सवाल हो और MCQs हो या इन डेप्थ क्वेश्चंस आए, आप बहुत इजीली उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो आने वाले वीडियो में हम इसको और क्लैरिफाई करके और डिटेल में बातचीत करेंगे। तब तक आप इसे देखते रहिए और थैंक यू सो मच।